प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं एनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनके एग्जाम पास पर सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के कक्षा कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का जो टॉपिक है उस श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया, द मेजर टॉपिक ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। और ये जो ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक जनरल टॉपिक है जो अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। आप सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और एलिमेंट्री या हम ये कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया गया है। तो सीधे आज के इस कक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और इसी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पीत क्रांति संबंधित है। यानी पीत यानी ये शब्द, इसको एक और रूप में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, पीली क्रांति भी हम नाम दे सकते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? जितने भी जो रेवोल्यूशन हुआ, और वो देखिए इसके अंदर यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया अनाज उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन तिलहन उत्पादन से, तीसरा दुग्ध उत्पादन और चौथे नंबर पर यहाँ पर मत्स्य उत्पादन। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ सीधा राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन, और तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। साथियों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के जनक जो माने जाते हैं, जनक वर्गीज कुरियन। आपने इनका नाम सुना होगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्गीज कुरियन का संबंध किससे था। तो यहाँ पर देखिए श्वेत क्रांति से, और श्वेत क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध थी? दुग्ध उत्पादन के लिए। दूसरा यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं मत्स्य उत्पादन। जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति का जो सीधा संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, और हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि भारत की सर्वप्रधान यानी सर्वप्रधान खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है। और यही आप यहाँ पर देखिए, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत 2015 से लगातार चावल का निर्यात कर रहा है। और यहाँ पर भारत, आप थोड़ा सा अगर मैं ये कह सकता हूं कि बैक में जाएंगे तो 1977-78 यानी ठीक हम ये बात कर लें हरित क्रांति से ठीक पहले के काल की बात करें तो जहां भारत दुनिया से खाद्यान्न का आयात करता था, आज भारत दुनिया में लगभग आत्मनिर्भर की स्थिति में है खाद्यान्न में। ठीक है, तो यहां पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपके यहां पर स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहा है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहां पर देखिए अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये चावल और जूट के अंदर दोनों में प्रथम स्थान रखता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की अगर बात करें तो गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में और गन्ना ये उत्पादन में यूपी अपनी प्रधान स्थिति बनाए हुए है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही बात करें पंजाब की तो पंजाब को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखिए। यहां पर गेहूं की एक बात कर लें, यहां पर कपास की बात कर लें तो प्रति हेक्टेयर यहां पर यानी उत्पादकता के आधार पर ये अपना पहला स्थान रखे हुए हैं। लेकिन जहां गेहूं उत्पादन की बात आएगी यानी प्रोडक्शन में गेहूं उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, प्रोडक्टिविटी में पहला स्थान पंजाब का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जहां तक कपास की है तो कपास में यहां पर प्रोडक्टिविटी में पंजाब अपना पहला स्थान बनाए हुए है, वहीं चावल में भी पंजाब प्रोडक्टिविटी में पहला स्थान बनाए हुए है। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन द मेजर, और ये टू डिफरेंट जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में एक अलग तरीके से, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट और चावल दोनों में, और भारत की सर्वप्रधान खाद्यान्न फसल भी चावल है साथियों। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी इंडिया खाद्यान्न फसल के रूप में चावल का ही करता है।
क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो अभी मैं चर्चा भी कर रहा था, वक्त नहीं गवाएंगे, सीधा राइट आंसर पहला है चावल और सेकंड है गेहूं। साथियों थोड़ा सा मैं यहां पर आपको यहां पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अगर खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न में देखिए चावल यहां पर पूरा साउथ इंडिया मोस्टली चावल खाता है, यानी नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा भाग अगर हम देखें, यहां पर हरियाणा को देख लीजिए, पंजाब को, इधर थोड़ा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, और यहां पर बात करें वेस्टर्न यूपी ये, और यहां पर राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी इलाका है वो पूरी तरीके से चावल पर निर्भर नहीं होकर गेहूं पर निर्भर है, यानी वो गेहूं खाते हैं। और बाकी अगर हम इंडिया की बात करें, चाहे फिर तमिलनाडु, कर्नाटका की, आंध्र की, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये मोस्टली सीधे तौर पर चावल का खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं, खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, केसर सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। साथियों केसर, जाफरान बहुत महंगा आता है, आप जानते होंगे। मोस्टली ये जो है, जो कैरवा भूमि होती है जम्मू कश्मीर, इस मामले में यहां पर राइट आंसर J&K की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ये जम्मू कश्मीर ही यहां पर भारत में केसर का उत्पादन करता है। और केसर की खेती जो जिस क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में की जाती है, उसे केरवा भूमि कहते हैं साथियों, केरवा भूमि। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट भी है। केरवा भूमि के अंदर ये केसर या जाफरान जिसे आप कहते हैं उसकी खेती की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता रहता है। तो यहां तो सीधा ऑप्शन है कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। अगर हम बात करेंगे टोटल खाद्यान्न की, तो यहां इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिए, भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके पास 4 स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला एंड कर्नाटका। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश, यूपी। यानी अगर हम बात करें संपूर्ण में, चाहे फिर यहां पर देखिए चावल प्लस गेहूं की अगर हम बात करेंगे, चाहे फिर यहां पर बाजरा की बात करेंगे, यानी अगर इन टोटल इन सबको जोड़ दिया जाए, समग्र पूछा है उसने, यानी सबसे अधिक खाद्यान्न ऑल ओवर। और दुनिया में अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। अगर कंट्री की बात करें तो, अगर कंट्री की बात करें तो दुनिया में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश कौन सा होगा? चीन हो जाएगा। साथियों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर हम इस प्रकार के प्रश्नों में कई बार गलतियां कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न। यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा जोड़ा गलत है? तो एक तरफ तो राज्य दीव है, दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि यानी आदिम कृषि की बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए केरल के अंदर पोनम कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उसने यहां पर गलत युग्म पूछा है, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यहां पर देखिए पूरी तरीके से झारखंड में खिल नहीं कहते, ये गलत ऑप्शन है। यहां पर असम में झूमिंग और नॉर्थ ये कह सकता हूं ईस्ट इंडिया यानी पूर्व उत्तर भारत में भी झूमिंग कहा जाता है। साथियों खिल जो है वो यहां पर झारखंड में इसे नहीं कहा जाता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो युग्म है वो गलत है, यानी जो ये जोड़ा यहां पर दिया हुआ है ये गलत है। और अक्सर स्थानांतरित कृषि का प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। इसे आदिम कृषि भी कहते हैं साथियों, इसे दहन और कर्तन कृषि भी कहते हैं। और ये आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा की जाती है और पूरी दुनिया में। हालांकि अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फिलहाल बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की कृषि देखनी, क्योंकि एनवायरमेंटली रूप से ये पूरी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इस कृषि को वर्तमान प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहां पर एक प्रश्न लिखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई। यहां पर देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन के तहत यानी PMKSYMI के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? साथियों यहां पर थोड़ा सा देखना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को नहीं, सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन में स्टेट और सेंट्रल का जो भागीदारी है उसको आप देखिए। तो इसका राइट आंसर 40-60 यानी ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है,
यानी यहां पर आपको बताना है, हम क्या है कई बार गलती कर जाते हैं, केंद्र और राज्य का बताना है, ये इस तरीके से होना चाहिए। 50-50 भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, 70-30 नहीं, ये होगा यहां पर, यानी 60 केंद्र का और 40 स्टेट का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न को जब भी आप किसी एग्जाम हॉल में होते हैं साथियों, तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और उसके जो ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शंस को देखिए, बिना गलती मतलब जल्दबाजी के जब आप करते हैं तो आप एरर फ्री अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, एरर फ्री सॉल्विंग जो होगी वो आपको सीधे तौर पर सफलता के द्वार पर ले जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पत्र को हल करते समय, पेपर सॉल्विंग के समय आपको हमेशा ध्यान रखना है, एरर फ्री होकर आपको ओमर शट फिल करना है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जब आप एरर फ्री अगर एग्जाम और नेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां आप सीधे सफलता के द्वार पहुंचेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। हमेशा जल्दबाजी नहीं करें, आपने प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए, उसके चारों ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। हम जल्दबाजी में पहला ऑप्शन देकर सीधे आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? साथियों, जूट की खेती जो होती है वो पहले बांग्लादेश और भारत जब संयुक्त रूप से होते थे तो थोड़ा सा इस जूट के ऊपर प्रकाश डालना चाहिए। सुंदरवन डेल्टा जो पूरा क्षेत्र था बांग्लादेश और भारत का, और वो पूरा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ करता था, तो पहले नंबर पर यहां पर देखिए ये बांग्ला प्लस भारत, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा जूट का प्रोडक्शन करता था। लेकिन जब से बांग्लादेश अलग हो गया तो जूट प्रोडक्शन का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, और दूसरा स्थान यहां पर अगर हम भारत की बात करें तो बिहार का आता है, और तीसरे स्थान की भी अगर हम बात करेंगे तो असम वहां पर देखने को मिलेगा। राइट आंसर यहां पर पश्चिम बंगाल है। और जूट लगभग 11 महीने की खेती होती है, ये दीर्घ अवधि की खेती है साथियों। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। ये एक तरीके से एक तरफ लिखा हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही उत्तर आपको बताना है। एक तरफ टॉप्स दी हुई है, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर स्टेट दिए हुए हैं और उनको आपको इंटरकनेक्ट करना है साथियों। तो यहां पर देखिए कच्चा कपास यानी कपास का उत्पादन, तो कपास में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो गुजरात की स्थिति है, यानी पहले नंबर पर 3 होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाते हैं। सरसों की बात करें तो राजस्थान सरसों उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसका मतलब यहीं से ऑप्शन शुरू होता है 3 2 4 1, ठीक है। तो मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश और गेहूं उत्पादन में यूपी। आप ध्यान से देख लीजिएगा, राइट आंसर यही होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहां से देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहां भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। यहां पर एक तरफ क्रांति दी हुई है, दूसरी तरफ जिससे संबंधित है वो दिया हुआ है धूसर क्रांति। तो देखिए ये धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से होता है साथियों। दूसरा गुलाबी क्रांति, देखिए मैं यहां थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। देखिए लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर और अंडे की बात करें, सॉरी टमाटर और मांस, और रजत क्रांति की बात करें तो अंडे की, और गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर गुलाबी क्रांति का संबंध तो किससे होता है? झींगा मछली से होता है। यहां पर देखिए, यहां पर झींगा मछली की भी बात कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर फार्मास्यूटिकल यानी दवाई की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल से भी सीधा संबंध गुलाबी क्रांति का होता है। प्याज और झींगा मछली और फार्मास्यूटिकल, ये तीनों सेक्टर्स जो हैं वो गुलाबी क्रांति से संबंधित हैं। रजत क्रांति का सीधा संबंध अंडे से है, यानी पहले में 4 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यहां पर सीधा है। दूसरी बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधे तौर पर राइट आंसर है ये 4 1 3 2, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? जो ग्रेन रिवॉल्यूशन हुआ साथियों, इस हरित क्रांति में हुआ क्या था? HYV यानी हाई यील्ड वैरायटीज जो सीड्स था उसका उपयोग किया गया, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मोस्टली खाद्यान्न का प्रोडक्शन, और आप जानते भी गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बढ़ा
लेकिन दलहनी फसलों का प्रोडक्शन डाउन हो गया हरित क्रांति, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो बढ़ा वो बढ़ा गेहूं का, दूसरे नंबर पर चावल का, लेकिन चावल का प्रोडक्शन गेहूं के अपेक्षाकृत कम बढ़ा, इसलिए हरित क्रांति का छोटा शिशु कहा जाता है चावल को। यहां पर बात हो रही है हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति का लगभग बात करें, ये जो मैक्सिको के अंदर बात करें, अमेरिका का जो पार्ट है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये इसका उद्भवीकरण जो है वो अमेरिका के पार्ट से हुआ। दूसरी बात, मैक्सिको आप जानते हैं आज एक कंट्री भी है मैक्सिको, यूएसए एक स्टेट है और नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है यूएसए भी और मैक्सिको। यहां पर देखिए मैक्सिको की खाड़ी में आपने नाम सुना होगा, मध्य अमेरिका का पार्ट है। उसके अंदर बात करें तो हरित क्रांति के जो जनक होते थे जो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, तो साथियों ये अमेरिका के थे, अमेरिका। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एमएस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के पिता थे, हरित क्रांति के पिता। और जहां तक विश्व की बात है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे, और राइट आंसर जो है ये 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हरित क्रांति के जनक यही हुआ करते थे, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग, ये लदांग जो है वो स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, ट्रांसफरेबल एग्रीकल्चर है, भारत के किस हिस्से में प्रचलित है। इंडोनेशिया की बात करें तो ये अपने आप में एक यूनिक है, इसने ये पूछा है कि लदांग, इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे हम लदांग कहते हैं साथियों, और भारत में इसका प्रभाव या भारत में किस हिस्से में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, क्योंकि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सेंट्रल, साउथ और वेस्ट इंडिया, ये पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ हरित क्रांति का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, ठीक है, सॉरी स्थानांतरित कृषि का, स्थानांतरित कृषि का ज्यादा प्रभाव नहीं है। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसमें झूमिंग की जहां तक बात आती है, झूमिंग का नाम आपने सुना होगा, उस सेक्टर को ये वहां पर पूरे उस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरीके की खेती यहां पर देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न आपको कई बार कंफ्यूज करता है। एक ऑप्शन देख लेते हैं, जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन, अंतराल फसलन और रेशम उत्पादन। जल्दी से बताइए, अच्छा प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, राइट आंसर हो जाएगा जल संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर देखिए, पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहते हैं। साथियों यहां पर देखिए पेड़ लगा रखे हैं, ये देखिए, और उन पेड़ों की कतारों के बीच में आपको यहां पर फसल उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं। सामाजिक वानिकी नहीं, सोशल जो ये कह सकते हैं फॉरेस्ट्री जो है वो इसमें नहीं आएगी। झूमिंग ये तो एक तरीके से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बिल्कुल भी। कृषि वानिकी ये भी इससे संबंधित नहीं है, तो सीधा इसका राइट आंसर होगा तोंग्या प्रणाली, ये राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर तोंग्या प्रणाली, जो पेड़ों के बीच में फसल बोई जाती है वो कहते हैं तोंग्या प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, सोपान कृषि कहां की जाती है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान होते हैं ये ढलान है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। अब होता दरअसल क्या है कि यहां पर जैसे रोक रोक कर क्यारी, पानी को रोक रोक कर यहां पर फिर नीचे इस तरीके से स्टेप बना बना कर की जाती है क्या, कृषि, तो पहाड़ी ढलानों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ों के ढलानों पर। ये पहाड़ी है और इसके जो ढलानी क्षेत्र होते हैं उसे स्टेप बना बनाकर, क्योंकि पानी को रोकने के लिए स्टेप बना दी जाती है। चलिए ये अच्छा प्रश्न है इरोजन को रोकने का। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। देखिए जो सॉइल इरोजन होता है वो ढलानी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, और आपने देखा होगा यहां पर पहला सस्य आवर्तन, इस साथियों इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन जो होता है वो यानी फसलों को बदल बदल कर बोना, वो तो मृदा अपरदन को रोकता है, उसने तो तीव्र पूछा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। समुच्च रेखीय मेड़ ये भी अपरदन को रोकता है, मिश्रित कृषि ये भी अपरदन को रोकता है, लेकिन ढलान कृषि ये अपरदन को तीव्र करता है।
अपर्दन को तीव्र करता है। प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। चलिए, इसका राइट आंसर ढलान कृषि हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको सही बताना है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश प्रथा में है। इसे कर्तन दहन तकनीक के रूप में उल्लेखित किया गया है। बिल्कुल, कर्तन और दहन की कृषि झूमिंग कृषि को ही कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को ही कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को ज्यादा मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्तन और दहन की जो तकनीक, यानी यहां पर एक थोड़ा सा आपको समझना होगा। कर्तन दहन का मतलब है पेड़ों को पहले काटा जाता है, फिर जलाया जाता है, फिर एग्रीकल्चरेबल लैंड बनाई जाती है और फिर वहां पर विदाउट फर्टाइल के बीजों को बो दिया जाता है, इस तरीके से। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, इसमें मृदा की उर्वरकता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, एक्चुअल में होता क्या है, जब ये आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा होती है और आदिवासी क्षेत्रों में वो अपना स्थान भी बदल लेते हैं, लेकिन 2, 4, 5 वर्षों तक वहां खेती करते हैं, तो वो लगातार उसी प्रकार की खेती करते हैं और उससे क्या है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डाउनफॉल में आ जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो यहां पर जिससे मृदा का अवनयन भी हो जाता है। तो यहां पर 1, 2, 3 यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये तीनों कथन सही हैं, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑल स्टेटमेंट आर इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है हाई यील्ड वैरायटीज। ये यानी हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति में मोस्टली HYV का उपयोग किया गया था। और यहां पर देखिए श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पारंपरिक कृषि, नव कृषि नीति जो होती है, ये थोड़ा सा प्रश्न आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न SSC CGL में पूछ चुकी है। ठीक है, 2020 में नव कृषि नीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्या बात है, यहां पर भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो ये प्रश्न क्या है कि पूरी तरीके से थोड़ा सा संपूर्ण होने से मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। यहां पर जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, एक्चुअल में व्यक्तियों की संख्या पर डिपेंड करता है, क्षेत्र पर। दूसरा यहां पर पोषणिक घनत्व, कृषि घनत्व, ये भी नहीं आएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसने प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। और अगर इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो उसने आपसे पूछा कि डेंसिटी, लेकिन एग्रीकल्चरेबल की बात कर रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसका उत्तर कायिक घनत्व आ जाएगा। कायिक घनत्व, भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर कायिक घनत्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि की बात कर रहा है, वो कृषि की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कायिक घनत्व आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार की निर्धारित की जाती है। देखिए ISI मार्क्स जो होता है वो एग्रीकल्चरेबल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर नहीं होता है। पारिस्थितिक उत्पाद ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एग मार्क्स ये राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनको एग मार्क में रखा जाता है। ठीक है, ये मार्का की बात कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग। आपको बताना है कि भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन 16 करोड़ हेक्टेयर, 12 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर, 17 करोड़ हेक्टेयर। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा 14 करोड़ हेक्टेयर भारत में बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा प्रश्न को गहराई की ओर ले गया है। और अगर इस प्रश्न को थोड़ा आप देखेंगे तो देखिए प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग
राज्य के किस समूह में अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था। यानी ये बताना है कि हरित क्रांति में किन राज्यों में HYV बीजों का उपयोग सर्वाधिक किया गया था। उसके पीछे कारण था कि जहां लोगों के पास पैसा था, संपन्नता थी, वहां ही HYV बीजों का प्रयोग ज्यादा किया गया साथियों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए इसमें पंजाब तो ठीक है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये चीजें गलत हैं। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, यहां ये भी दोनों गलत हैं। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये इसका राइट आंसर है पंजाब, तमिलनाडु। ये पंजाब सही है, लेकिन यहाँ तमिलनाडु से, ये मध्य प्रदेश नहीं है। तो ये ऑप्शन 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। पंजाब में क्योंकि नहरी क्षेत्र था, जो भूमि जोतों का आकार था वो भी विस्तृत था और लोगों के पास पैसा था। वहीं तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में HYV बीजों का प्रयोग भी ज्यादा किया गया, क्योंकि वो अधिक संपन्न लोगों तक इसको पहुंच रखी गई। और क्योंकि इसमें पैसा लगता था, ऐसा नहीं था कि कहीं राजस्थान में लोगों के पास पैसा नहीं था, इसलिए हरित क्रांति का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला भी नहीं। तो इसका राइट, क्योंकि इसमें जो जितने भी उर्वरक थे, फर्टिलाइजर थे, उनका भी उपयोग करना होता था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो जो HYV सीड्स थे उनका भी प्रयोग करना था। तो ऐसी जो जिनके पास पैसा था, जो ज्यादा रुपए में खरीद सकते थे या संपन्न लोग थे, वो पैसा लगा सकते थे एग्रीकल्चर में, उन क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। और साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है ये, UPSC भी इस प्रश्न को पूछ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। द प्राइमरी सेक्टर जो है वो कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, डिपेंड एग्रीकल्चर एंड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, कृषि पर आधारित जितनी भी क्रियाएं वो यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उद्योग और विनिर्माण जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, तृतीयक सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेवा या सर्विस सेक्टर जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन कृषि अगर जो है वो प्राइमरी एलिमेंट्री सेक्टर के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। तो राइट आंसर प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े उसी पर एक साथ एक समय में दो अथवा दो से अधिक फसल उगाने की पद्धति को वर्णन करता है। आपको यह बताना है कि एक ही टुकड़े में ये और दो फसलें बो रखी हों, यानी ये आपने फसल बो रखी है, मान लीजिए यहां पर, और ये सरसों बो रखी है और उसके बीच में आपने ये काशनी बो दी, ये कह सकते हैं इस तरीके से। तो इसी टुकड़े में एक या दो से अधिक भी फसल आप इसके अंतर्गत, या फिर आपने देखा होगा चने को भी उगा दिया जाता है कई बार ये सरसों के साथ में। तो ऐसी चीजें जो आप देखते हैं वो कहता है फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन में तो नहीं, इसमें तो क्या होता है, फसलों को बदल बदल कर बोना होता है। यानी अब की बार अगर आपने खेत में गेहूं बोया है तो अगली बार आप उसके अंदर सरसों बो देते हैं या कोई अन्य फसल भी आप बो देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए मिश्रित फसल, अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग, ये भी नहीं होगा, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित फसल। देखिए मिश्रित खेती अलग चीज है, मिश्रित कृषि में तो कृषि के साथ में पशुपालन की बात आ रही है। यहां पर देखिए मिश्रित फसल आ जाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान भी देना है कि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो मिश्रित फसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 25, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में उगाया जाता है वह कहलाती है। देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देना होगा कि वो फिर कह रहा है इसमें क्या होता है कि फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में, पेड़ों की कतारों के बीच में रोपण किए गए स्थान में, जब ये बीच में मान लीजिए पेड़ आपने रोपित कर रखे हैं, इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्टर जो है, इसके अंदर जो फसल, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्थान है उसके अंतर्गत अगर हम फसल को उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं साथियों, इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिले क्रॉपिंग। ये प्रश्न भी थोड़ा सा क्या है, ये लैंग्वेज थोड़ा घुमा कर दे रहा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें क्या होता था, उसमें अंदर आपने देखा था कि एक फसल के साथ, इस प्रश्न में आप देखिए एक फसल के साथ दूसरी फसल को बोया जा रहा है, इसके अंदर पेड़ों की कतारों के बीच में जो स्थान है
उसके अंदर एग्रीकल्चर हो रही है, यानी पेड़ एक लंबी अवधि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक फसली कृषि की विशेषता है, यानी एक फसली कृषि की विशेषता। आप थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। चलवासी कृषि, ये चलवासी तो कहने का मतलब कंटिन्यू चलने वाली चीजें हैं। आत्मनिर्भरता मूलक कृषि, ठीक है। दूसरा जैविक कृषि, तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल इससे मैच ही नहीं कर रहे। व्यापारिक अन्य कृषि, ये राइट आंसर है, ये वन क्रॉप एग्रीकल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, ये सीधा प्रश्न भी है, व्यापारिक अन्य कृषि एक फसल कृषि की विशेषता है। यानी आप जब देखिए, एक होता है निर्वहन कृषि जिसके लिए आप गुजारे के लिए करते हैं, उसके अंदर आप एक फसली कृषि की विशेषता तो हो ही नहीं सकती वहां पर। निर्वहन कृषि के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि लैंड का जो पार्ट होगा वो छोटा होगा और उसमें आप प्रोडक्शन ज्यादा चाहेंगे, लेकिन जो आपकी व्यापारिक कृषि होगी उसके अंदर आप प्रोडक्शन तो ज्यादा चाहते हैं लेकिन एक ही चीज का प्रोडक्शन ज्यादा चाहते हैं, तो एक फसली कृषि की विशेषता जो होगी वो क्या हो जाएगी, व्यापारिक अन्य कृषि। तो साथियों, आज का कक्षा कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। हम आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह। जय हिंद, जय भारत।